हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये है डिप्लोमा के बेस्ड जो डिप्लोमा का सिलेबस है ट्रैक्शन का, उस पे बेस्ड ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये दूसरा नंबर का वीडियो है, ये दूसरा चैप्टर इसमें बनाया गया है ट्रैक्शन में, जो कि मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। ये टोटली जो वीडियो बनाया जा रहा है लेक्चर, ये बेस्ड होगा हमारा जो डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी ट्रैक्शन के बाकी और भी नॉलेज जिन्हें लेना है तो वो देख सकते हैं डेफिनेटली। बट ये उनके सिलेबस पे बेस्ड पूरा वीडियो है, एक एक टॉपिक कवर करी गई है। तो अगर आप देख रहे हो तो बाकी सभी बच्चों को ये शेयर कर दो। डेफिनेटली ये बहुत ही मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है, सबके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इसमें। तो सभी को शेयर कर दो फटाफट। और ये वीडियोस देखने के बाद अगर इसका पीडीएफ या नोट्स तुम्हें चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ, हम वहाँ से टेलीग्राम के थ्रू आप लोगों को इसका प्रॉपर नोट्स भी दे देंगे, जो बना हुआ है हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। और अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो यार, शेयर भी कर दो, है ना। चलो देखते हैं क्या है मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट। इसमें एक्चुअली देखना क्या है मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट में। मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट में हम लोग एक्चुअल में जो पढ़ने वाले हैं वो लोकोमोटिव का या ट्रेन का जो स्पीड डिस्टेंस ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उससे क्या एनर्जी यूज़ हो रहा है या फिर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें देखने वाले हैं। तो फटाफट बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला जो है क्या होता है, जो मतलब एनर्जी कंजम्पशन जो होता है ट्रेन में, है ना, उसको मोस्टली स्टडी किया जाता है किसके द्वारा, तो स्पीड डिस्टेंस ग्राफ के द्वारा और स्पीड टाइम ग्राफ के द्वारा। दो ग्राफ के हेल्प से जो कंजम्पशन हो रही है एनर्जी की, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें अब ये स्टडी तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या होती है। ट्रेन मतलब तीन टाइप के सर्विसेज के लिए डिवाइड किया जाता है। पैसेंजर ट्रेन की, डेफिनेटली पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, उनको तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेंजर सर्विसेज के लिए डिफाइन किया जाता है। पहला क्या है, पहला है मेल लाइन सर्विसेज, है ना। मेल लाइन सर्विसेज अब किसे कहते हैं, ऐसे ट्रेन्स जो चलते हैं, मतलब जो ऐसे रूट्स में चलते हैं जिसमें दो स्टॉप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब दो स्टेशन या जहाँ पे ट्रेन रुक रही है उनके बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो मोर देन 10 किलोमीटर होनी चाहिए। तो वो ये अप्रॉक्स डेटा है, ये थोड़ा वेरी कर सकता है 1-2 किलोमीटर, तो उसमें टेंशन नहीं लेने वाली। मेल लाइन सर्विसेज उसे ही कहते हैं, ठीक है। अर्बन सर्विसेज क्या कहते हैं, अर्बन सर्विसेज, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो मेट्रो बेसिकली चलते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस में, शॉर्ट इंटरवल के डिस्टेंस में हमें स्टेशंस बनाना पड़ता है। मतलब कि ट्रेन को रोकने के लिए बहुत छोटी दूरी ही तय करने के बाद रुक जानी पड़ती है। तो शॉर्ट इंटरवल में, तो यहाँ पर जो स्टॉप्स का, दो स्टॉप्स के डिस्टेंस है वो लेस ग्रेटर देन 1 किलोमीटर होगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो सकता है, या 1.5 किलोमीटर हो सकता है। तो मतलब क्या इसको कह सकते हैं कि कंपेरेबली बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा। अब सब अर्बन की ओर आते हैं। सब अर्बन में क्या होता है कि यहाँ पर दो स्टॉप्स यानी दो स्टेशन के बीच की, दो स्टॉप्स का मतलब है दो स्टेशन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर की तक की होती है। तो ये तीन तरह का सर्विसेज होता है, वो याद रख लें आप लोग क्या क्या सर्विसेज होते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं ट्रेन में, है ना। ट्रेन मूवमेंट में लोकोमोटिव्स में टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में लिखें, उसको एनालाइज करें। तो पहला क्या है, मेल लाइन सर्विसेज, जिसमें कि काफ़ी दूरी होती है दो स्टेशन के बीच की। दूसरा क्या है, अर्बन सर्विसेज। तीसरा क्या है, सब अर्बन सर्विसेज। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या पढ़ना है। तो अब स्पीड टाइम ग्राफ के हेल्प से हम लोगों को एनर्जी कंजम्पशन या डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये सब चीज़ें बाकी एनालिसिस करनी है ना। तो ये आपके सामने दिख रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें जो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है क्या, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा जिसको यहाँ लिखा हुआ है, एब्सिसा के अलॉन्ग टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। ये ट्रेन का ही एक्चुअली मूवमेंट का ग्राफ है ना। ट्रेन का मूवमेंट का ग्राफ है, मतलब 0 से T1, T1 से T2, T2 से T3, T4, है ना। ये सब टाइम है और ये ग्राफ दिया हुआ है स्पीड डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला ग्राफ जो मेल लाइन सर्विसेज के लिए ग्राफ के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, मेल लाइन सर्विसेज ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं।
यहाँ पे मेन लाइन सर्विसेज का ग्राफ दिखा हुआ है, क्या एस टी ग्राफ, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना। इसको एनालाइज करने का क्या तरीका है, ओ से ए तक की जो दूरी है ना, देखो यहाँ पर गौर से आप, जो ओ से, ये कलर ले लेते हैं, ओ से ए तक की जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ समझो कि ये पॉइंट है जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन थी, यहाँ से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुआ, पहला स्टेशन, या फिर जहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन जिसको कहते हैं ना, मतलब जहाँ पे आप लोग बैठते हो, जहाँ से ट्रेन पहली बार खुलती है, यहाँ से मान लो, या फिर कोई भी एक स्टेशन जहाँ से रुकने के बाद खुल रही है, ये ओ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई, छुक छुक करके बढ़ना शुरू किया, तो यहाँ ओ से ए तक के बीच का जो ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ कहता है हम लोग कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये, या फिर रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन का पीरियड है। मतलब टाइम कितना ले रहा है, 0 से लेकर t1 टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है। ए तक चले गए, ए के बाद जब बी, अब यहाँ तक मान लो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस ओ ए तक, है ना। अब ए से बी तक का जो ग्राफ है, ये ग्राफ बताता है एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। इसका मतलब क्या है कि ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन कभी दे रहे होंगे, कभी नहीं दे रहे होंगे, मतलब ये स्पीड हो चुका है एक बार ट्रेन, और उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन उसमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर दे रहे हैं कि कितना देना है कितना नहीं देना है। बट 0 से या फिर ओ से ए तक की जो दूरी है, यहाँ से इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन को हम लोग देते ही रहते हैं। बट ए से बी में ये एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व है, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, बट ऑन द नीड, कितना नीड है उसके बाद। तो ये दो ओ से ए और ए से बी के बीच में पता चल गया। और ए से बी का बीच का जो टाइम है वो t1 से t2 है। t1 से t2 के बीच में क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बी से सी में बात करते हैं। बी से सी का ग्राफ जो कहता है वो कहता है कि यहाँ पे फ्री रनिंग पीरियड है, मतलब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि फ्री रनिंग होती है ट्रेन की, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट की सप्लाई दे करके हम लोग फ्री, मतलब यहाँ पे सिंपली कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सी से डी के बीच का जो ग्राफ है, ये सी से डी का बीच का ग्राफ कहलाता है क्या, कोस्टिंग, है ना। कोस्टिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग सी एट अ पॉइंट सी, मतलब टाइम t3 जब होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई को कट कर देते हैं लोकोमोटिव में, ट्रेन में, और सी से डी तक का दूरी तक पावर सप्लाई कट किए हुए ही चलने देते रहते हैं। उसके बाद डी में क्या होता है, मतलब t3 पे आप समझ लो पावर सप्लाई कट कर दिया गया है। अब डी पॉइंट आ गया, यहाँ के बाद ई पॉइंट तक जो है ये पीरियड को, इसको कहते हैं हम लोग ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हार्ड ब्रेक या ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, t4 से, t4 से t5 तक लेकर के ब्रेक लगाते हैं। और यहाँ पे दूसरा स्टेशन हमारा आ जाता है S2। ये मान लो S1 था, तो ये आ गया हमारा S2 और ट्रेन गई रुक। तो समझ में आ गया, पहला जो ओ से ए था पीरियड, उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ए से बी वाला एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। यहाँ पे बी से सी में फ्री रनिंग हो रहा है, सी से डी में कोस्टिंग, और डी से ई में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ समझने वाली है, वो ये है कि ओ से t1 के बीच का जो टाइम होता है, वहाँ पे आई होता है जो मोटर में, लोकोमोटिव के मोटर में होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने आपके लिए बना भी दिया है ये ऊपर सब कुछ लिख करके। तो कहने का मतलब है ओ से ए का जो पीरियड होता है या फिर OT1 होता है, वहाँ पर आई कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोटर, और वी को इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, सो दैट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अचीव्ड। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए ओ से ए तक का, तो उसके लिए वी को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं और आई को कांस्टेंट रहता है। कौन से पीरियड में, ओ से t1 में। अब ए बी की बात करें तो ए बी में t1 से t2 है, t1 से t2 में क्या करते हैं, v को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, और i जो पहले कांस्टेंट था उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डिक्रीज करना, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, आई को स्टार्ट कर देते हैं डिक्रीज करना। बी से सी के पीरियड को क्या कहते हैं, फ्री रनिंग पीरियड या फिर कांस्टेंट स्पीड पीरियड। इस केस में क्या है, t2 से t3 है। अब t2 से t3 के केस में यहाँ पे t2 से t3 के केस में भी कांस्टेंट होता है, और
आई भी कांस्टेंट होता है। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है, मतलब कांस्टेंट पावर ये सप्लाई से लेता रहता है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में कांस्टेंट पावर आते रहता है सप्लाई से इस पीरियड में। अब सी से डी के पीरियड को कोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पावर सप्लाई को कट कर देते हैं, मतलब पावर सप्लाई को ज़ीरो कर देते हैं सी से डी के पीरियड में, है ना, मतलब लोकोमोटिव में। और डी से ई के पीरियड में यानी T4 से T5 के पीरियड में ब्रेकिंग लगा देते हैं, ठीक है। अब T3 यहाँ तक पावर दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना कहाँ तक है, मतलब 0 से लेकर T3 तक पावर हम लोग किसी न किसी माध्यम से दे ही रहे हैं। T3 के बाद पावर कट कर देंगे तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि ये जो इसका मोमेंट पहले से क्या बोलते हैं उसको, जो मोमेंटम है जो अचीव कर चुका था ट्रेन, सॉरी मोमेंटम जो अचीव कर चुका था ट्रेन 0 से लेकर T3 तक, वही मोमेंटम यूज़फुल होगा सी से लेकर ई तक आने में, है ना, मतलब ट्रेन के रुकने तक। और इस पीरियड में सी से डी में हम लोग कोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हटा दे रहे हैं अगर पावर सप्लाई को, तो यहाँ पे विंडेज फ्रिक्शन होगा, ट्रेन का फ्रिक्शन होगा, मोटर का व्हील का फ्रिक्शन होगा, इन सब की वजह से स्पीड थोड़ा कम होगा, इसलिए ग्राफ ये ऐसे दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ के बाद डी के बाद हम लोग ब्रेकिंग लगाएंगे, यहाँ डी के बाद ब्रेकिंग लगाने के बाद ये पूरी तरह से ट्रेन रुक जाएगा। तो ये मेन लाइन सर्विसेज का आपको डायग्राम था, ये मेन लाइन सर्विसेज का डायग्राम है, जिसकी मदद से हम लोग समझ पाएँ या एनालाइज कर पाएँ कि कैसे कैसे ट्रेन कब कब क्या क्या चीज़ें घट बढ़ रही हैं, क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी चीज़ कब यूज़ हो रही है, ठीक है। अब स्पीड टाइम कर्व ऑफ सब अर्बन सर्विसेज देख सकते हैं हम लोग। सब अर्बन सर्विसेज को देखने के लिए क्या है कि स्पीड टाइम ऑफ सब अर्बन सर्विसेज में यहाँ पे सब अर्बन सर्विसेज क्या होता है। अब सब अर्बन सर्विसेज 1 से लेकर के क्या दिखाए थे हम पहले बार, यहाँ पे इसमें क्या बताए थे, सब अर्बन सर्विसेज जो होता है उसमें 2 स्टॉप्स के बीच का डिस्टेंस 1 से लेकर के 8 किलोमीटर होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे यहाँ से जो ये ग्राफ में दिखा दिया गया है, इसमें जो डिस्टेंस टोटल चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो 1 से लेकर 8 किलोमीटर, सपोज कर लेता 5 किलोमीटर चलना था, ठीक है। 5 किलोमीटर अब कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब मान लो इसमें सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पीरियड तो रहेगा OA, वो डेफिनेटली रहेगा। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पीरियड जब होगा तभी ये ट्रेन कवर कर चुका होगा, मान लो 1.5 किलोमीटर समझ लो, ठीक है। अब बचे किसमें कितने, इसमें 5 किलोमीटर चलने के लिए, 5 किलोमीटर चलने के लिए इसमें बचे अब 3.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बाद रुकना है इस ट्रेन को। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक्सेलरेशन अब स्पीड कर्व भी नहीं देंगे और ना ही हम लोग फ्री रनिंग का पीरियड देंगे। अगर फ्री रनिंग का पीरियड देंगे तो मिनिमम तो भैया 3 किलोमीटर देंगे ना, फ्री रनिंग का पीरियड 3 किलोमीटर चला जाएगा। 3 किलोमीटर फ्री रनिंग में चल लिया था, 1.5 किधर 4.5 किलोमीटर हो गया। अब क्या 0.5 किलोमीटर में हम लोग क्या क्या अप्लाई करेंगे, कोस्टिंग ब्रेकिंग। उससे क्या फ़ायदा, कोस्टिंग और ब्रेकिंग में तो हमें फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पे हमें पावर सप्लाई नहीं देना पड़ता है, इस जगह पे पावर सप्लाई हम लोगों को नहीं देना पड़ता है ट्रेन को, तो यहाँ हमारा एनर्जी सेविंग होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, फ्री रनिंग की पीरियड को यहाँ पे हम लोग नहीं रखते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ऑन जो स्पीड कर्व का था वो भी पीरियड को नहीं रखते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन रखते हैं। यहाँ पे A तक जाने के बाद 0 से T1 तक होने के बाद अचानक से पावर सप्लाई कट कर देते हैं। ये सब अर्बन की बात कर रहे हैं जहाँ पे 2 स्टॉप्स के बीच की ट्रेन का 2 स्टॉप्स या 2 स्टेशन के बीच की दूरी जो है, जो रुकना है ट्रेन को, वो है सपोज कर लो 1 से 8 किलोमीटर के बीच में ही, 4 किलोमीटर हो सकता है, 3 किलोमीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर उसमें। तो यहाँ एक्सेलरेशन होने के बाद हम लोग ये तुरंत पावर सप्लाई कट कर देते हैं, तो वो कोस्टिंग का पीरियड हो जाता है स्टार्ट। फिर कुछ दूर आने के बाद हम लोग ब्रेकिंग लगा देते हैं, ब्रेकिंग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि कोस्टिंग पीरियड इज कंपेरेटिवली लॉन्गर सिंस डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टॉप्स इज मोर, है ना। यहाँ पे कोस्टिंग पीरियड को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यही एक पीरियड है जहाँ पे हमारा एक भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ना हम सप्लाई देते हैं ना इससे कुछ लेते हैं, मतलब यहाँ पे चलता रहता है। ब्रेकिंग के केस में भी हम लोग देखेंगे आगे जब ब्रेकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एनर्जी लॉस होती है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्पीड टाइम कर्व फॉर अर्बन और सिटी सर्विसेज। अब सब अर्बन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि 1 किलोमीटर के आसपास या 1.5 या फिर 2 किलोमीटर दो स्टेशन के बीच की दूरी है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर है दो स्टेशन के बीच की दूरी। मतलब यहाँ से शुरू होने से यहाँ तक आने में इसको 1.5 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, अब देखो ये और भी छोटी होगी दूरी। एक्सेलरेशन तो करना हमारे लिए मस्ट है भाई, उसको किए बिना हम लोग कुछ अचीव कर ही नहीं सकते हैं। तो ये पीरियड तो होगा ही हमारा, है ना। ये 0 से O से A समझ लो, ये B है, ये C है। O से A वाला पीरियड तो होना ही होना है। अब देखो कोस्टिंग का हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है हमारे पास, तो क्या करेंगे, कोस्टिंग भी रखेंगे। यहाँ से भी रनिंग, फ्री रनिंग वाला चीज़ हटा देंगे, क्योंकि उसमें पावर देना हमारे ख्याल से वेस्ट है, क्यों देते रहेंगे हम लोग पावर। लेकिन एक्सेलरेशन वाला 0 से जब स्टार्ट करना है ट्रेन को, तो इसके बिना हम लोग अचीव कर ही नहीं सकते। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ये सब में होगा। फिर डायरेक्टली कोस्टिंग लगा देते हैं, फिर ब्रेकिंग लगा देते हैं। यहाँ पे कोस्टिंग का पीरियड लिटिल कम होगा, क्यों, क्योंकि हमें फास्टली रोकना पड़ता है। मतलब थोड़ा देर कोस्टिंग की पावर सप्लाई कट की है, फिर तुरंत ब्रेक भी लगा दिए। तो ये है हमारा अर्बन का ग्राफ, तो ध्यान रहे इसमें। अच्छा, ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आना हुआ न्यूमेरिकल, तो इसी में से आना है न्यूमेरिकल, जो कि अभी हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। वो क्या है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड सभी जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पे ट्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन बिटवीन 2 स्टॉप्स बाय टोटल टाइम ऑफ रन। यही है क्या, एवरेज स्पीड। मतलब दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा और उन दोनों के बीच में चलने में जो टोटल टाइम लगेगा ट्रेन को, उसी को हम लोग, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। अब भी ये क्या है, वही है जो डिस्टेंस बाई टी है ना, डी बाई टी, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं था। इसी तरह से शेड्यूल्ड स्पीड होता है। अब जैसे मान लो ये स्टेशन है, ये स्टेशन है ना, दो स्टेशन है, यहाँ S1 लिख देते हैं, S2। यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 4 किलोमीटर सपोज दैट। तो इन दोनों के बीच की दूरी तय करने के लिए कुछ शेड्यूल्ड स्पीड रखा गया होगा इसमें, है ना। अब शेड्यूल्ड स्पीड, अब मान लो एक स्टेशन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे ये इसका 2 किलोमीटर दूरी है, तो S3 होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने के लिए कुछ शेड्यूल्ड स्पीड बनाया गया होगा। शेड्यूल्ड स्पीड क्या होता है, वही देखना है। अब शेड्यूल्ड स्पीड होता है कि टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर मान लें हम लोग S1 S2 के बीच की, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ऑफ रन प्लस टाइम फॉर स्टॉप्स, है ना। अब मान लो इसके बीच में बिजली गई, गुम हो, बिजली, ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, बिजली वाली नहीं। सपोज कर लो कि किसी रेगुलर ऐसा, ये कोई रूट है ऐसा कि जहाँ पे यहाँ से ट्रेन खुलती है, यहाँ तक आती है, और इधर से कोई और एक रूट है जिधर से ट्रेन को पास देना पड़ता है यहाँ पे ट्रेन को रुकने के बाद। समझ रहे हो आप, यहाँ से ट्रेन खुली, यहाँ पे इसको रुकना पड़ता है क्योंकि उसी टाइम पे इधर से एक ट्रेन आती है, और फिर ये ट्रेन जाने के बाद फिर यहाँ से इसको, इस ट्रेन को चलना पड़ता है इसको यहाँ तक कवर करने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा टाइम आया, एक तो टाइम ऑफ रन आया। टाइम ऑफ रन में ये जो रुका हुआ है ट्रेन, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा टाइम क्या आया, जिसमें ये स्टॉप था, रुका हुआ था, आप समझे, जिसमें ये रुका हुआ था ट्रेन, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़, टोटल टाइम ऑफ रन बाय टाइम फॉर स्टॉप्स। इसी को शेड्यूल्ड स्पीड कहते हैं। मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टॉप्स बाय टोटल टाइम ऑफ रन प्लस टाइम फॉर स्टॉप्स, कितने देर के लिए रुका और कितने देर के लिए चला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एनालिसिस है ना, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बहुत ही आसान होने वाला है, ये न्यूमेरिकल का पोर्शन एकदम थोड़ा भी टफ नहीं होने वाला है। तो आओ देखते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को सी एज्यूम कर लेते हैं, ये सी है सपोज कर लो, चलो ठीक है। इसमें क्या है कि ये कह रहा है एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व फॉर ट्रेन। ये स्पीड टाइम कर्व दिया हुआ है किसी एक ट्रेन का, इसी की एनालिसिस करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया है ए को, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, वी क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, और ये वी मैक्स यहाँ पे दिया हुआ है जो मैक्सिमम स्पीड है ना।
इसी को कांस्टेंट स्पीड कह सकते हो, ये कांस्टेंट स्पीड है। कैलकुलेशन पार्ट क्या है, डिस्टेंस निकालना है इसमें, मतलब ये ऐसा ग्राफ दे दे और उसके बाद कहे कि डिस्टेंस फाइंड करिए क्या है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये ट्रेन हमारा। तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, तो सिंपल करते हैं, एस टी का जो अगर ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व निकाल देंगे। तो एरिया अंडर कर्व कैसे निकलेगा, यहाँ पर सिंपल सा है, एरिया अंडर कर्व कैसे निकलेगा, देखो ये एरिया है ना, एरिया अंडर कर्व के लिए A1 A2 और ये A3 सबको जोड़ देंगे तो एरिया अंडर कर्व निकल जाएगा। मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE, समझ रहे हो, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCND, है ना, ये समझ गए। मतलब ये एरिया और ये एरिया को अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा कैसे, एरिया क्या होगा इसका OAE का, मतलब ये ट्रायंगल है मतलब हाफ, इनटू बेस क्या है इसमें OE है, OE कितना है, तो OE है सर TA, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग TA, ये गिवन है, इनटू AE कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, AE कितना है, AE है V मैक्स, तो V मैक्स लिख दो, ये भी गिवन है, प्लस दूसरा ABCD, इसमें क्या है, यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे होगा इसका, तो मीन्स इसका होगा, ये इसका TC को मान लेते हैं एक साइड और दूसरा क्या हो जाएगा इसका V मैक्स, चलो ये भी आ गया, प्लस एक और एरिया क्या आया, ये वाला ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है ये TD इंटू हाइट कितना है BD यानी V मैक्स अगेन। अब इसमें देखिए इसमें हर एक चीज़ नोन है तो ये इसका एरिया निकल जाएगा और इस तरह से हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, अगर इसमें अब इसके बाद कुछ भी अगर इसमें निकालना हो कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फ्री रन, यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है सिर्फ तो इसका एरिया सिर्फ निकाल देंगे। बोलेगा कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन पीरियड निकालना है तो इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। बोलेगा डिस्टेंस, अगर क्वेश्चन पूछ दे मतलब इसका एरिया निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन पीरियड निकालिए तो रिटार्डेशन पीरियड क्या है, ये वाला पीरियड है रिटार्डेशन का, ये वाला, अभी इसका एरिया निकाल देंगे हम लोग उस केस में, है ना, ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का, तो कुछ भी निकाल सकते हैं बस सिंपली से करके, है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब आपके लिए एक आप अपने खुद से एनालिसिस करिए, कौन सा क्वेश्चन क्या है, एनालिसिस ऑफ सब अर्बन एरिया या सर्विसेज, सब अर्बन सर्विसेज का आप एनालिसिस खुद से करें, है ना, सब अर्बन सर्विसेज का ग्राफ देख लें क्या होता है और उस स्पीड टाइम ग्राफ का एनालिसिस आप खुद से करके देखें कि क्या इसमें निकलता है, क्या क्या चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है। मैं एकदम आपको फिर से बता दूं कि ये टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेबस में एग्जैक्टली दिया हुआ है बस उसी को, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम बेस्ड पॉइंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली आप लोगों को सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। और आपको नोट्स चाहिए तो आप इसमें कमेंट करो और हमसे टेलीग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं नोट्स, है ना। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन से पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी कंजम्पशन क्या है। तो एनर्जी कंजम्पशन क्या है कि जब भी कोई ट्रेन में जो मोटर होता है, अब मोटर में जितना इनपुट हम लोग देंगे वही टोटल एनर्जी कंजम्पशन होता है ना। नाउ इसके अलावा जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो अदर पार्ट्स ऑफ द ट्रेन में होता है, लाइक लाइटनिंग, हीटिंग, ब्रेकिंग एट्सेट्रा, यहाँ पे भी एनर्जी कंज्यूम होता है,
ठीक है। तो दो जगह एनर्जी कंज्यूम हुआ क्या, एक पहला मोटर और दूसरा लाइटनिंग, हीटिंग, ब्रेकिंग एक्सेट्रा में होता है, चार्जिंग के लिए, फ़ैन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए जो अदर कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल सिस्टम मतलब स्पीड कंट्रोल वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह के लिए, इन सब के लिए फिर एनर्जी कंजम्पशन होगा। तो दो जगह बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन होता है। अब स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन किसे कहते हैं, तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कहते हैं कि इसका डेफिनेशन होता है कि रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टर्म्स बाय वेट। मतलब समझिए क्या है कि अगर कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ d, है ना, और इसका एक कोई ट्रेन यहाँ पे अगर चल रही है तो इसका वेट समझ लीजिए क्या है, w, है ना। डिस्टेंस क्या है इस दोनों के बीच का, यहाँ से यहाँ d, और इसका जो ट्रेन चल रहा है इसका वेट क्या है, w, है ना। और एनर्जी मान लीजिए ये कंज्यूम कर रहा है क्या, E, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर टन पर किलोमीटर, मतलब पर टन पर किलोमीटर मतलब क्या है कि एनर्जी कंज्यूम बाय एनी ट्रेन, मतलब E बाय पर टन, मतलब वेट ऑफ द ट्रेन, यहाँ लिखेंगे हम लोग नीचे, वेट ऑफ ट्रेन, है ना, इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, इसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। अब स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का डिपेंडेंस किस किस चीज़ों पे होता है, फैक्टर्स हैं कुछ, उन चीज़ों पर ये क्या होता है, डिपेंड करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, तो एस स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन SEC है, वो डिस्टेंस फार्मूले में किधर आ रहा था, नीचे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा उतना कम एनर्जी कंजम्पशन होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये एक फैक्टर है, डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा एनर्जी कंजम्पशन, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन नहीं, है ना। दूसरा क्या, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब इस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी क्या होता है, यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, इस पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड का जो होता है, थर्ड फैक्टर क्या है, मैक्सिमम स्पीड, तो इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स SEC इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ मैक्सिमम स्पीड, है ना। मैक्सिमम स्पीड के बढ़ने से क्या होता है, SEC क्या होता है, बढ़ता है हमारा, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एंड ट्रेन रेजिस्टेंस, ग्रेडियंट मतलब और ट्रेन रेजिस्टेंस का मतलब है कि ट्रेन को चलने में जो रुकावट आ रही है, खेद प्रकट हो रहा है, या कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको विंड रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर व्हील में जो रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, वो हो सकता है, इनके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, है ना। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इनके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चार तरह का है जिसपे क्या करता है कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन डिपेंड करती है। पहला क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, इसमें इन्वर्सली एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इसमें इन्वर्सली मैक्सिमम स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होगा। ग्रेडियंट एंड ट्रेन रेजिस्टेंस, इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड था। इसमें सारे चीज़ को हम लोग देख लिए हैं एक तरफ से। आपको होप ये वीडियो हेल्प करेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी। पूरा सिलेबस बेस्ड है, आपको कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं है ना। पूरा सफिशिएंट चीज़ मैंने इसमें बता दिया। आपको बस नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स को जिन्हें भी चाहिए ये एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए। And thank you for watching. Keep learning and keep motivated. Thank you very much.